जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की आंच एक बार फिर से सुलगने लगी है, मगर सियासी तौर पे। दरअसल आरक्षण को लेकर कई तरह की कहानियां सामने आ रही है। सत्ताधारी दल कहती है कि हमने सारे नियम कानून के तहत ही आरक्षण लागू किया है और इसके लिए बाकायदा एक आयोग का भी गठन किया गया था। जिस तरह से आयोग ने अनुशंसा की, उसके आधार पे ही संशोधन किया गया और उसके बाद पंचायत और नगर निगमों में चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया लागू की गई। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि सत्ताधारी दल ओबीसी के आरक्षण को जानबूझ के खत्म की है। 33 में से एक भी जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी का आरक्षण नहीं होना ओबीसी विरोधी मानसिकता को बीजेपी की दर्शाती है। इस पूरे मामले पे अब सियासत में बेहद ही तेजी आ चुकी है कि कौन ओबीसी के पक्ष में है और कौन इसके विपक्ष में। दरअसल इन तमाम बातों के बीच एक बात जो सबसे बड़ी निकल के आती है कि ओबीसी आरक्षण की आग सियासत में किसका दामन बेदाग। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन आरक्षण कल भी प्रमुख आरक्षण मुद्दा रहा है और आज भी बड़ा सियासी मसला बना हुआ है। साल दर साल आरक्षण पर सियासी बयानबाजी करने वाले चेहरे मात्र बदले हैं। इस बार नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान चर्चा में है। चरणदास महंत ने जिला पंचायत के आरक्षण तय होने पर यह कह दिया कि इस मामले में बवाल मचाओ। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सियासी आग। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी। नगरीय निकाय आरक्षण में एकमात्र एसटी की अंबिकापुर सीट पर आरक्षण। जिला पंचायत की 33 में से एक पद भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं। आरक्षण को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमलावर। नेता प्रतिपक्ष महंत के बयान पर सियासी बवाल तेज। मेरे ख्याल से बवाल कम मचा हुआ है, बवाल और मचना चाहिए। जहां एक भी हमारे पास 7 जिला पंचायत थे, उसमें से एक भी जिला पंचायत ओबीसी के पास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के इसी बयान से आरक्षण का सियासी चिन्ह एक बार फिर बाहर आ गया। सियासी गलियारों में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। इस मसले पर छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर निर्णय लिया गया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन लोगों को भड़काना है। इधर सुबह से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक एक प्रावधान और अनुच्छेदों का वर्णन करते हुए आरक्षण की प्रक्रिया को समझाया। इसके साथ ही इतिहास से लेकर आज तक का उदाहरण पेश करते हुए कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। देखिए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, संविधान और कानून के प्रावधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और जब मानते हैं तो इस प्रकार से भ्रम क्यों फैलाते हैं। आरक्षण को लेकर सियासी टकरार के बीच कांग्रेस ने एक दिवसीय प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन बुधवार को किया जाएगा। इसके साथ ही रिजर्वेशन मामलों में आ रहे आरोपों का भी जवाब दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हमको पहले से ही शंका थी कि ओबीसी को नुकसान होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो सरकार के पास अपील करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या ये छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं या ये छत्तीसगढ़ विरोधी मानसिकता बीजेपी की है? अगर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, क्या सरकार के पास अपील करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी? क्या सरकार नहीं कर सकती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट से अपील में नहीं जा सकती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका दायर नहीं कर सकती थी? क्यों नहीं की? छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम, नगरपालिका के अध्यक्ष पद के आरक्षण को पूरा तो कर लिया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सियासी घमासान थम नहीं रहा है। पहले सिर्फ बयानबाजियों ने आरक्षण को लेकर सियासी पारा गर्म हुआ। अब प्रदर्शन से बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन देखने वाली बात तो अब यह है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर जो सियासी भड़क चुकी है, इसमें दागी कौन निकलता है और बेदाग कौन रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। को देख के आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आरक्षण की आंच और आरक्षण की आग छत्तीसगढ़ में भड़की है।
आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता, फायर ब्रांड नेता गौरीशंकर श्रीवास है। गौरी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से बेहद ही वरिष्ठ नेता, पूर्व पीसीसी के महामंत्री रह चुके अमरजीत चावला जी है। अमरजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद है। रामावतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमरजीत जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्यों आरक्षण पे सियासत हो जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो? मैं आपको कोट कर देता हूं। 16 जुलाई 2024, सबसे पहले माफ कीजिएगा 4 जनवरी 2021 किशोर कृष्ण राव गौली बना महाराष्ट्र शासन, और 10 मई 2022 मध्य प्रदेश शासन बनाम सुरेश महाजन। दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते, और ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट आपको करना होगा, जिसके लिए सरकार ने बकायदा 16 जुलाई 2024 को ओबीसी आयोग का गठन किया था। फिर क्यों सियासत इस पे? देखिए डॉक्टर साहब, सियासत की बात नहीं होती। बात यह होती है कि छत्तीसगढ़ जिस प्रदेश में हम रहते हैं, राजनीतिक दल से संबंध होने की वजह से हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे प्रदेश की जो 50% जनसंख्या वाला समाज है, अन्य पिछड़ा वर्ग समाज, अगर उसके हितों के साथ कोई कुठाराघात होता है तो क्या एक राजनीतिक दल का संबंध होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि प्रदेश में जो प्रदेश के 50% जनसंख्या वाले समाज के साथ अगर कोई नाइंसाफी हो रही तो उस नाइंसाफी के खिलाफ हम आवाज उठाए? फिर क्या होता है, नीयत साफ नहीं है। देखिए, जैसे आपने कहा उच्चतम न्यायालय तो संविधान के अनुच्छेद 16(4) में उचित आरक्षण का प्रावधान है, मैं मानता हूं। 50% सीमा निर्धारण संबंधी उच्चतम न्यायालय के अपने सिद्धांत प्रतिपादित भी किए गए हैं, परंतु उसमें एक क्लॉज ये भी दिया गया है कि अगर किसी क्षेत्र में निवासरत दूरस्थ क्षेत्र के व्यक्तियों का विशेष परिस्थितियों में देखते हुए अगर कुछ हनन होता है तो 50% आरक्षण की सीमा को शिथिल करके राज्य सरकार अगर चाहे तो उसमें थोड़ा सा लाभ दे सकती है। तो जब ये सब चीजें, फिर हमारी जब सरकारें थी तो उस समय 27 जिले हुआ करते थे, उसमें 7 जिला पंचायत हमने ओबीसी के लिए आरक्षित किया था। अब तो 33 जिले हो गए, तो वो 7 से 8-9 होने की बजाय स्थिति ये हो गई कि हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने तो पहले ही आशंका जता दी थी कि एक भी जिला पंचायत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और हुआ वही। तो ये जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पे सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, सरकार की नीयत के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई आज आप प्रदेश के इतने बड़े समाज के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? और जब पहले ये दिए गए हैं, पहले स्थिति ये होती थी कि कम से कम 25% जो पद होते थे वो आरक्षित होती थी। जब 85 जनपद पंचायत से होता है, 33 जिला पंचायत। तो आज इस बार ऐसा क्या हो गया कि बड़े बड़े जिलों में एक भी जनपद अध्यक्ष जो है वो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित नहीं, 33 की 33 जिला पंचायत में एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं। तो जब इस तरह की घटनाएं होती तो वो सवाल उठना लाजमी है, और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम इस प्रदेश की 50% जनता की आवाज उठा रहे हैं। मैं जवाब ले लेता हूं, और 50% जनता के आंकड़े कौन सा बता रहे हैं दर्शकों को, इस पे भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। इसलिए क्योंकि राज्य गठन के बाद 2012 तक जो छत्तीसगढ़ में आरक्षण व्यवस्था लागू थी, उसके तहत एसटी को 20, ओबीसी को 14 और एससी को 16% दिया जाता था। साल 2012 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने उसे बढ़ा के 58% किया, जिसके तहत 32, 14 और 12% दी गई। भूपेश जी की सरकार ने, जब भूपेश जी की सरकार आई, उस वक्त आरक्षण बढ़ा के 72% करने की कोशिश की गई, लेकिन उसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का डेटा दिया गया, 27% उस समय आरक्षण की बात कही गई। 50% आप कोट कर, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक बार जवाब ले लेता हूं मैं। हमारे साथ गौरी जी मौजूद है। गौरी जी, बात नियम कानून की नहीं है, बात नैतिकता की है। अमरजीत जी बिल्कुल गंभीरता से कह रहे हैं कि जब 27 में से 7 जिले अगर ओबीसी के लिए थे तो 33 में से शून्य क्यों? नैतिकता पे जवाब दीजिए। देखिए, ये जो मामला है ये नैतिकता से जुड़ा नहीं है, ये पूरी तरह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से है। और मुझे समझ ये नहीं आता कि पूरे भारत देश में ये नियम का लागू हो चुका है। तेलंगाना में चुनाव ऐसी हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, और जहां इनकी सरकार अभी साथ में है, सहयोगी सरकार, झारखंड में भी इसी प्रकार के नियमावली के साथ में चुनाव संपन्न होंगे, अन्यथा वो चुनाव शून्य हो जाएगा। बात नंबर 1, जब बाकी राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है वहां ये चीज बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नैतिकता की बात आती है और हमको ओबीसी विरोधी साबित करने का लगातार प्रयास चल रहा है। प्रदेश में किस प्रकार का शांति फैलाने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष का बयान आता है, और दीपक भाई जी तो ये कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय पिटीशन लगना चाहिए। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है। या तो मुझे ऐसा लगता है दीपक भाई जी ने इस पूरे मामले का अध्ययन नहीं किया है, अन्यथा इस प्रकार की बयानबाजी वो नहीं करते।
जब कोर्ट का वर्डिक्ट इसमें आ चुका है, जिसका जिक्र आपने भी किया 21 और 2022 के फैसले का, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कैसे जाएंगे? बाकी राज्य भी इसको पूरा देश में लागू हो चुका है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि निश्चित तौर पर देश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में राज्य सरकार को ये पूरी तरह शक्तियां प्रदान है कि अपने प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था लागू कर सके। लेकिन जब कोर्ट ने, सशक्त बनाने के लिए माननीय न्यायालय ने 50% की सीलिंग लगा दी है, तो उसके उस पर आप कैसे जाएंगे? अगर आप जाते हैं तो वो निर्वाचन शून्य है, कोर्ट की अवमानना अलग होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ओबीसी के आज परोपकार बनने का स्वांग कौन लोग रच रहे हैं? वो जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश को ठुकरा दिया था। और उसी संसद में राजीव गांधी जी का क्या बयान था, मैं आज नहीं जाना चाहता उस पर। और वो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने जब ओबीसी आयोग को जब संवैधानिक दर्जा दिया था तो उसको राज्यसभा में इन्होंने गिराने का प्रयास किया। और वो लोग जब राज्य में जब 27% जिस आरक्षण की बात आपने कही कि 72% हो गया था, क्या हुआ उसमें? पीछे से क्या खेल खेला गया? यही कांग्रेस पार्टी के जो लोग, समर्थित पोषित लोग, जाकर हाईकोर्ट में उस याचिकाओं को गिराने का काम करते हैं और राज्य सरकार में पीछे दरवाजे उनको बैठा दिया जाता है। तो ये लोग आज इस प्रकार की दलील देते हैं, तब ये लगता है कि वास्तव में संगठन नाम की चीज नहीं बची है। मैं लौटूंगा, ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं जरा एक बार रामअवतार तिवारी जी के पास जाके समझना चाहता हूं। रामअवतार जी, ओबीसी आरक्षण पे सियासत पहला मौका नहीं है छत्तीसगढ़ में। 2012 याद कर लीजिए जब आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, 2022 याद कर लीजिए जब हाईकोर्ट के निर्णय के बाद वापस 50% पे हम आ गए, और फिर उस समय को भी याद कर लीजिए जब क्वांटिफाइबल डेटा आयोग बना के 72% आरक्षण करने की कोशिश की गई। और आज की तारीख, क्यों सियासत इतना छत्तीसगढ़ में इस मसले पे? आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा रहा है, खासकर मंडल कमीशन के लागू होने के बाद। इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां हर दल ये अपनाते रहे हैं अपनी सुविधा अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने जो नियम गाइडलाइन बनाया है उसके तहत आरक्षण होना चाहिए, मगर उस आरक्षण का ज्यादातर राज्य, छत्तीसगढ़ ही नहीं अनेक राज्य उल्लंघन करते रहते हैं और कोर्ट से लगातार लताड़ मिलती रहती है। उसके बावजूद भी एक बड़े वर्ग को साधने का एक खेल है आरक्षण का। एक किस तरह इसको गाइडलाइन है उसको उल्लंघन किया जाए, गाइडलाइन का पालन न किया जाए, और जो कानूनी अधिकार है उसको अपनी सुविधा अनुसार उसकी व्याख्या करना अपने फायदे के अनुसार। तो इसमें राजनीति ज्यादा है, बड़े वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश है ताकि वो उसके साथ जुड़े, उपेक्षा का आरोप लगे, उसके साथ जुड़े। तो राजनीति में ज्यादातर लोगों के पास इतनी इच्छा शक्ति नहीं रहती कि वो सही गलत की व्याख्या स्पष्ट तौर पर सामने आके कर पाएं और गलत बोल पाएं, क्या गलत है क्या कहीं। वो हर चीज में अपना फायदा, सत्ता कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये जनता को भ्रमित न हो और इसमें सामाजिक संघर्ष की स्थिति ना बने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपसी वैमनस्य ना बने, और जो संविधान है, जो नियम है, उसके प्रति आक्रोश न रहे, उसका पालन हो, ये देखा जाना चाहिए। आपने बेहद गंभीर बात कही रामअवतार जी कि आपसी सौहार्द न बिगड़े। अमरजीत जी, बात नैतिकता की नहीं है, बात नियम कानून से देश चलता है, बात नियम कानून से प्रदेश चलता है। ऐसे में नैतिकता के आधार पे अगर आप किसी एक वर्ग को उपकृत कर देंगे तो दूसरा वर्ग तो नाराज हो जाएगा। सियासत साधने के लिए क्यों एक वर्ग को नाराज करना? नहीं, देखिए, राजनीति का अर्थ ये नहीं होता कि हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नियम थोपें। बिल्कुल सौहार्द होना चाहिए और मनखे मनखे एक समान वाले इस प्रदेश में सबको साथ में लेके समान विचारधारा से चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मेरे काबिल मित्र ने संविधान की बात कही और सुप्रीम कोर्ट की बात को लेकर अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास किया। पर मैं ये बोलता हूं, संविधान एक के लिए माँ और एक के लिए मौसी नहीं होता। संविधान और आरक्षण को लेकर समय समय पे इनके बड़े नेताओं के बयान, आरएसएस प्रमुख के बयान आते रहे हैं, मोदी जी के बयान आते रहे। आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर इनकी भावनाएं क्या, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं ये कहता हूं कि चलो, मैं उस पर जाता भाई कि आरएसएस ने आज तक पिछले 100 सालों में एक भी एससी, एसटी, ओबीसी अपना प्रमुख क्यों नहीं बनाया। चलो, इनका व्यक्तिगत मामला है, ये मत बनाए, इनकी दिखती है। भाई आज किसानी का काम करने वाले भी ज्यादातर पिछड़े वर्ग से आते हैं लोग, तो किसानों के प्रति भी इनका दुर्व्यवहार दिखता है, पिछड़े वर्ग के प्रति इनका दुर्व्यवहार दिखता है। आप एक चीज बताइए, छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से पिछड़े वर्ग की जो आबादी है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, बलौदा बाजार, कवर्धा, बेमेतरा, इस एरिया में रहती है। आप मंत्रिमंडल में भी आप देख लीजिए, इस प्रदेश के सबसे बड़े साहू समाज के बाद जो दूसरे नंबर का सबसे
सबसे बड़ा समाज है यादव समाज, उनको प्रतिनिधित्व दिया। मेरे काबिल मित्र सेन समाज से आते हैं, सेन समाज के 4-5 ही प्रमुख नेता है, पर किसी को कोई जिम्मेदारी ये देने को तैयार नहीं है। कलार समाज को देख लीजिए, सिन्हा समाज को देख लीजिए, पनिका समाज को देख लीजिए, किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी समाज को इन्होंने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। तो ये इनकी सोच पता चलती है, सोच पता चलती है, उसका परिणाम अभी सामने परिलक्षित हो रहा है। ये चाहते ही नहीं कि पिछड़े वर्ग जो है वो आगे बढ़े, और उसका सबसे बड़ा कारण मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो 35 विधानसभा सीटें हम जीते डॉक्टर साहब, उसमें से अधिकांश सीटें मैदानी इलाके की, जो पिछड़ा वर्ग बाहुल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता का भरपूर आशीर्वाद पिछड़ा वर्ग क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस को मिला। तो ये अपनी खींच मिटाने के लिए, पिछड़ा वर्ग से अपना बदला निकालने के लिए पिछड़े वर्ग के साथ इस तरह की नाइंसाफी करते हुए ये डकैती कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के हिस्से के साथ ये डकैती करके पिछड़ा वर्ग के साथ अन्यायपूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग। जवाब ले लेता हूं गौरी जी, जवाब दीजिएगा, अब बड़ी गंभीरता से जवाब दीजिएगा क्योंकि मामला सामाजिक है। कांग्रेस कह रही है, अमरजीत जी बेहद गंभीरता से कह रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र में कांग्रेस को मिले अधिक सीट का बदला लेने के लिए आप लोग पूरी कहानी रच रहे हैं। कैसे काम चलेगा बताइए। अमरजीत जी ने सोच की बात की, तो ये सोच तो उस समय दिख गई थी जब 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था। ये सोच उस समय दिख गई थी जब काका कालेलकर ने 2 साल में रिपोर्ट सौंपी और उसको ठंडे बस्ते में कूड़े में फेंक दिया गया। ये सोच मंडल कमीशन की सिफारिश के समय भी दिखी थी, जिसका विरोध जमकर इन लोगों ने किया था। ये सोच इस प्रदेश में, मैं बार बार कहता हूं, 27% आरक्षण के नाम पे जब यहाँ के ओबीसी वर्गों को ठगा गया और पीछे दरवाजे से पिटीशन लगवाया गया, खारिज करवाया गया, तब ये सोच कहां थी? बात नंबर 1। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि बहुत अच्छा हमको वोट मिला है। कितना वोट मिल गया? कितना आपको प्रतिशत मिला? आप तो 65-67 सीट के सरताज थे, कहां पर आकर पहुंच गए? क्या ओबीसी वर्ग का साथ मिला? आपने कहा सेन समाज को कोई नेता नहीं मिला, सेन समाज का एक विधायक है, आपने सेन समाज से किसी को टिकट दिया क्या? दूसरी महत्वपूर्ण बात, लगातार ओबीसी वर्ग के बीच में आप अपनी विश्वसनीयता खोते रहे हैं। अभी आपका संगठन चुनाव के लिए तैयार नहीं है, कार्यकर्ता तैयार नहीं है, नेता तैयार नहीं है, तो अब आपके पास में कुछ नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने के पीछे आप सीधा मंशा यह है कि चुनाव को टाला जाए, पिटीशन लगाने हाईकोर्ट पहुंच गए आप। क्या उसका असर होगा आपको मालूम, मुझे ही मालूम है, कोई नतीजा नहीं आने वाला। लेकिन किसको धोखा दे रहे हैं अमरजीत जी? आप ये बताइए मेरे को, आपके संगठन में क्या बखत नहीं बचा आमने सामने की लड़ाई लड़ने में? यही निकाय चुनाव, यही पंचायत चुनाव में पार्षदों को डराकर धमकाकर, सरपंच को डराकर धमकाकर सरकार बनाए, अध्यक्ष बनाए, महापौर बनाए। अब आमने सामने की लड़ाई है, लड़िए ना इसको। किसने रोका आपको? तो ये ओबीसी आरक्षण के कि आग लगाकर इसमें हाथ सेकने का प्रयास मत कीजिए। ये पूरी तरह से हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, कोर्ट के हिसाब से चल रहे हैं। हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, हमारी बैठक पूर्ण हो चुकी है, हमारे प्रत्याशियों का घोषणा होने वाला है। आप कहां पर है इसको देखिए और सोचिए, ये चिंतन का समय है। ठीक है रावतार जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कर लेती है। दोनों ही दल ओबीसी के हित ऐसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक बयानबाजियों की फहरिस्त को आप देख लीजिए, दोनों दल ओबीसी के हित ऐसी है। फिर झगड़ा क्यों हुआ है बताइए जरा। देखिए, सरकार ने इस पर बहुत मंथन किया है पहले, और मंथन करने के बाद जिस तरह से आदिवासी इलाकों में पिछड़े वर्ग की जो सीटें कम हो रही है, वो उसको भान था इसको कैसे किया जाए, मगर एक संवैधानिक स्थितियों के चलते ये नहीं हो पाया, ये सही है। दूसरी बात जो है कि आरक्षण का जो मुद्दा है, जनगणना, उसका आंकड़ा नहीं होना, ये एक बड़ी गहराई की बात है। वो लंबे समय से उसकी मांग की जा रही है, कांग्रेस उसको बड़ा मुद्दा बनाते जा रही है और भाजपा उसका जवाब देते जा रही है। तो इस तरह से घेरने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर वो उसके लिए बताने के लिए है कि पिछले बार हमने ओबीसी को ज्यादा आरक्षण दिया था, इस बार कम हो गया। तो वो चीजों को बताकर वो जनता के बीच जा रही है, जनता के बीच की लड़ाई है। जनता भी पता चल जाएगा कौन किसके साथ है और कौन किसकी उपेक्षा कर रहा है, क्योंकि कोर्ट का तो आदेश है, वो उसके अनुसार काम हो रहा है, उसकी व्याख्या अलग अलग है, उसमें मंशा किसकी कैसी है ये अलग अलग बात हो सकती है। उसी पर ही आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि उसकी मंशा खराब है, उसकी मंशा अच्छा है। इस मंशा की जो लड़ाई हो रही है उसमें सत्ता काबिज के लिए, अपने आप को ज्यादा शुभचिंतक बताने के लिए ये लड़ाई लड़ रही है। इसकी अपेक्षा एक नए और अच्छे लोगों को, साफ सुथरे लोगों को
राजनीति में उतारने का मौका, बेहतर मौका है। ठीक है। उसकी तरफ अगर राजनीति करे जाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा दोनों पार्टियों के लिए। एक नई पौध जो आने वाली दोनों चुनाव में, उसमें अपनी पार्टी के बेहतर जो प्रत्याशी हैं उसको ध्यान दें, जो सभी वर्ग के लोकप्रिय हों। ठीक है, उस दिशा में जाए तो राजनीति अच्छा होगा। ठीक है। अमरजीत जी, मैं थोड़ा सा अभी नियम कानून से हट जाते हैं, राजनीतिक बात में कर लेता हूं। गौरी जी ने बिल्कुल कहा कि बीजेपी की तैयारियां हो गई, कमेटी बन गई, 17-18 तारीख 2 दिन तय हुए जब प्रत्याशियों का पैनल प्रदेश में भेज दिया जाएगा। कांग्रेस की तैयारी कहां है, बड़ा क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगाया। लेकिन इस बात का जवाब दीजिएगा कि बीजेपी कह रही है कि हम ओबीसी के साथ कहीं अन्याय नहीं होने देंगे। जिन 8 सीटों पे या जिन सीटों पे जो अनारक्षित सीटें हैं वहां पे अधिकांश ओबीसी को टिकट दिया जाएगा। सोशल इंजीनियरिंग का मैनेजमेंट है इनके पास, आप क्या करेंगे? नहीं, इसका मतलब ये है ना कि खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और। अब ये देखो, गलती तो इनसे हो गई है, उस गलती को छुपाने के लिए ये इस तरह की बात करे। पर सच्चाई ये है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में दुर्भावनापूर्वक जो एक 50% आबादी वाले समाज के साथ जो षड्यंत्र करके इन्होंने उनके हक छीनने का प्रयास किया है, उससे एक गलती इनको एहसास तो हो रहा है। पर क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई मित्र भी हमको बता रहे हैं ओबीसी के वर्ग के कि भैया गलती तो हमारी सरकार कर दी। लेकिन क्या होता है कि दलीय चाटुकारिता में मस्त होने की वजह से और अनुशासन में बंधे होने की वजह से हमारे मित्र भी उसमें कुछ कह नहीं पा रहे। पर सच्चाई यह है कि छत्तीसगढ़ की 50% अतिरिक्त पिछड़ा ओबीसी वर्ग के साथ जो इन्होंने अन्याय किया, उसको लेकर हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और कल हमारे पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। रही बात हमारी तैयारी की, तो इनकी तैयारी देखिए कि 3-3, 4-4 बार इनको परिपत्र जारी करने पड़ गए। एक परिपत्र जारी किए, फिर कैंसिल किए, फिर दूसरा किए, तारीख बदले, फिर तीसरा किए, फिर बोले बैलेट पेपर में कराएंगे, फिर बोले ईवीएम में कराएंगे, अब फिर बोल रहे बैलेट में, फिर बोल रहे ईवीएम में। और मैं एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं, ईवीएम से ये चुनाव कराएंगे पर वीवीपैट की कोई तैयारी नहीं है। और इनको मालूम है कि हम हारने जा रहे हैं, क्योंकि 3101 मुफ्त देने की बात करके इन्होंने 3100 रुपए अभी तक दिया नहीं और ये दे भी नहीं पाएंगे। अब उसके लिए ये झूठा प्रचार भी करेंगे, झूठी बात भी करेंगे और उसका ये रास्ता निकाल रहे हैं। क्योंकि ये तो सन्नी लियोनी को महतारी वंदन का पैसा देके भ्रष्टाचार करते, 52 करोड़ की सड़कों को 120 करोड़ में बताते और भैया अडानी अंबानी को हंसदे और नगर नार दे के पूरा पैसा इकट्ठा करके भ्रष्टाचार करते। तो घबराए हुए तो ये है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की 50% आबादी वाले ओबीसी वर्ग के साथ इन्होंने अन्याय का काम किया है और इसका पुरजोर हम विरोध करेंगे। और आपके माध्यम से भी हम ये विरोध दर्ज कराते और कहते हैं कि अपने इस गलती को सुधारें और तत्काल ये अपना जो नियम है इसको सुधारते हुए ओबीसी के हक की बात करें। ठीक है, ओबीसी की हक की बात होगी। गौरीशंकर जी, आपने कह दिया कि सोशल इंजीनियरिंग होगी, अनारक्षित सीटों पे ओबीसी को मौका दिया जाएगा। अनारक्षित वर्ग का क्या इसमें गलती है? उन्हें उनके सीटों पे ही क्यों? देखिए, एक सवाल और मैं ले लेता हूं, क्लोजिंग का टाइम है। कल कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है, क्या कांकेर की तस्वीर दिखाई देगी जहां पे ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जब आंदोलन हुआ, सड़कों पे लोग आए तो भाजपा के लोग भी शामिल थे? मेरा साफ कहना है कि प्रदेश ओबीसी बहुल है और माननीय न्यायालय के गठन के बाद अगर हमने पिछड़ा और कल्याण का आयोग का जो गठन किया है, उसने जो डेटा दिया उसके आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है। हम तो कहीं ना कहीं चीजों को फुलफिल कर रहे हैं ना। आज मनमोहन जी, अमरजीत जी बैठे हैं यहाँ पर चैनल में, बहुत जिम्मेदार नेता है, ये भी घोषणा कर दे कि हम सामान्य सीट में ओबीसी उम्मीदवार को उतारेंगे। बोल दे इस बात को, अगर आप ओबीसी के रहनुमा है तो हम तो उतारने जा रहे हैं। इसकी घोषणा हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कर दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, पूरे डिबेट का सार निकल के आपके सवाल का जवाब नहीं है कि क्या तैयारी है। सनी लियोनी से लेकर तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार की बात हो गई, लेकिन तैयारी पे बात नहीं हुई। आंदोलन पे बात हो गई है, लेकिन चुनाव पे जाने से बचा जा रहा है। अवधेश जी, इस बात को समझिए। तैयारी का आप घोषणा नहीं कर पा रहे, आचार संहिता आप नहीं लगा पा रहे और हम लोग पीछे थे। आपकी तैयारी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अमरजीत जी, तैयारी आपका नहीं जाना चाहते ना चुनाव में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अमरजीत जी, एक बार गौरी जी कंप्लीट कर, गौरी जी आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरा साफ कहना है, आप बोलिए ना हमारी स्थिति नहीं है, हमारा संगठन पूरी तरह चकनाचूर हो गया, धराशायी हो गया, नहीं लड़ पा रहे हैं। भैया हम आपस में पहले लड़ ले, उसके बाद चुनाव में जाए। जनता के बीच किस मुद्दे पर जाएंगे इसको आप तय नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे पूरे चैनल में बताकर जाइए, क्या सामान्य सीट में ओबीसी उम्मीदवार को आप उतारेंगे? हमने तो घोषणा कर दिया। आगे जाइएगा, मैं लेकिन एक बार रामोदार जी का रुख कर लेता। रामोदार जी, सियासत चलती रहेगी, वर्गों का भला होता रहेगा और दोनों ही दल रहनुमा बनते रहेंगे। इन तमाम चीजों के बीच सोशल इंजीनियरिंग एक शब्द निकल के आया, सामाजिक सौहार्द एक वर्ड निकल के आया। इसका पालन कैसे होगा धरातल पे?
ये तो नेताओं को ही इस पर सूझबूझ से काम करना पड़ेगा, तब होगा। क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है वो पिछड़ा वर्ग, जागरूक वर्ग है, खेती किसानी से जुड़ा वर्ग है, और उनकी जो हक की बात जिस तरह से कांग्रेस प्रचार कर रही है, कांग्रेस बोल रही है शुरू से आरक्षण के बाद, तो उनके अंदर एक आक्रोश ना फैले, उनके अंदर आक्रोश ना दिखे, इसकी जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की है। भाई राजनीति करिए, राजनीति में किसी को गुरेज नहीं है, अपनी बात कहिए, उस वर्ग का जो अन्याय हो रहा है वो भी उठाइए, मगर उसको अगर हिंसा में चला गया, वो अगर व्यवस्था में चला गया, तो राजनीति में जो अन्याय होगा, समाज में अन्याय होगा, उसको भर पाने में समय लगता है। तो अभी से उसका आरक्षण की व्यवस्था ठीक हो, और जो सही नेता है, जो सबको लेके चल पाए, बिल्कुल सर, उसको दीजिए। और जो वर्ग है जो लंबे समय से उपेक्षित है, पीड़ित है, जिनको न्याय मिलना चाहिए, उस वर्ग की अनदेखी भी ना हो। ठीक है, वो अनदेखी अगर होगी तो जवाब ले अमरजीत जी। दिशा में जाएगा। सवाल ही उठ रहे हैं, गौरी शंकर जी बड़े गंभीरता से कह रहे हैं कि आपकी तैयारी क्या है, जरा बता दीजिए तैयारी क्या है, जवाब दे दीजिए इनको आप। देखो, हमारी तैयारी तो ऐसा है कि हम लोग लच्छेदार बातों के साथ हवाई बात करके मैदान में नहीं जाते। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि वो अपने घर का पैसा लगा के, अपना समय लगा के पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं ना, भैया तारीख तय करो, भैया प्रशासक काहे बैठा दिए, भैया परिपत्र बार बार क्यों जारी कर रहे हो, आपको कोई निर्णय तो घबराए हुए तो आप, हमारी तो भरपूर तैयारी है। समय का अभाव है, ठीक है, ठीक है सब ठीक है। गौरी जी 10 सेकंड दिया, चलिए आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए 10 सेकंड। भाई देखिए, तैयारी क्या है, घर का पैसा लगाएंगे, इससे इतर आप ये बताइए, आप चुनाव में जाने के लिए तैयार है क्या? और मेरा फिर वही सवाल है, क्या सामान्य सीट ओबीसी में दर देंगे क्या आप? हम तो हर समाज को उसका पूरा हक देने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए सब समय का अभाव है। कुछ सवाल राजनीति में ऐसे हैं जिसका जवाब ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि राजनीति है साहब, यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमरजीत जी आपका शुक्रिया, राम अवतार जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।